हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने अभी शुरुआत ही करी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बेसिक पढ़ा था अभी हमने। आज अगर आपने मेरी वीडियोस पीछे की वीडियोस नहीं देखे, हम इंटरनेशनल लॉ कवर कर रहे हैं, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। वेदर अ पर्सन हुज नेम हैज़ नॉट बीन रिकमेंडेड वेदर ही मे बी अपॉइंटेड एज अ जज इन ICJ, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका क्वेश्चन है कि कोई अगर एक पर्सन जनरल असेंबली द्वारा नॉमिनेटेड नहीं होता तो वो क्या अपॉइंटेड किया जाएगा जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इन केस ऑफ जॉइंट कॉन्फ्रेंस इन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल अंडर एनी unanimous decision make the recommendation of name of person have qualified to be judged of इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी अपॉइंटेड सो। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी जो भी जज होगा वो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के यूनानिमस डिसीजन द्वारा ही रिकमेंड किया जाएगा, और उसके बाद उसकी फिर क्वालिफ़िकेशन देखी जाएंगी कि वो जो जज है उसकी प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन है या नहीं। एंड सीनियर मोस्ट जज शैल हैव द कास्टिंग वोट। तो अगर जैसे मान लीजिए कि डेडलॉक हो जाता है तो सीनियर मोस्ट जज के पास ही कास्टिंग वोट का राइट होता है। अब आ जाते हैं हम आगे। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस। तो जो टर्म होती है हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की, उनकी टर्म कितनी होती है ये हमें आर्टिकल 13 में दिया गया है। ये होती है 9 ईयर्स की, 9 साल तक उनका टर्म होता है। और अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहें तो वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फिर सेक्रेटरी जनरल को वो रेजिग्नेशन पास कर देता है। अंडर 1 मंथ सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन डेट भी फिक्स बाय सिक्योरिटी काउंसिल। और जब रेजिग्नेशन दे देते हैं तो उसके बाद फिर सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन करवाता है 1 मंथ के अंदर अंदर, उसके रेजिग्नेशन देने के 1 मंथ के अंदर अंदर, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा फिर फिक्स होती है। रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपॉन द मेंबर। तो ये आर्टिकल 17 में दिया गया है कि रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस जो हैंगी इम्पोज की गई हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट के द्वारा, वो क्या हैं। नॉट अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो जो जज होगा वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए, और ना ही वो कोई एडवोकेट होना चाहिए। अंडर आर्टिकल 4 and 5 ऑफ द स्टैट्यूट, इफ नाइदर पार्टी ऑफ द डिस्प्यूट has any judge member into the bench, then both parties shall be entitled to nominate any judge for their own dispute। तो आर्टिकल 4 और 5 ऑफ द स्टैट्यूट जो है ICJ का स्टैट्यूट है, वो बताती है कि नाइदर पार्टी ऑफ द डिस्प्यूट, कि दोनों में से कोई भी पार्टी का डिस्प्यूट अगर होता है हैज़ एनी जज इनटू द बेंच, देन बोथ पार्टी शैल बी एंटाइटल्ड टू नॉमिनेट एनी जज मेंबर ऑफ देयर ओन डिस्प्यूट। अगर कोई भी पार्टी का डिस्प्यूट होता है और उन डिस्प्यूटेड, जैसे इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट हुआ, तो इंडिया का भी जज है और चाइना का भी जज है उसमें, तो इंडिया और चाइना के जज नहीं बैठेंगे उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, उनको कोई अपने दूसरे जज लाने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं आगे। इफ वन ऑफ द जजेस ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ वन डिस्प्यूट party is included in the bench of judge shall have the right to make a recommendation or to choose any judge out of nominated judge under the article 4 and 5 of the statute। तो अगर कोई भी जज सेम नेशनैलिटी का होता है तो उस जज को रिकमेंड किया जाएगा तभी वो बैठ सकता है, वरना बिना रिकमेंडेशन के कोई भी एक नेशनैलिटी का, जिस नेशनैलिटी का डिस्प्यूट है उसी नेशनैलिटी का जज नहीं बैठता है। अब आ जाते हैं हम आगे। ट्रांसफर्ड ज्यूरिडिक्शन। ट्रांसफर्ड ज्यूरिडिक्शन हमें आर्टिकल 36 क्लॉज 5 में दी गई है। वेयर थ्रू अ ट्रीटी और अ कन्वेंशन एनरिच्ड बाय पार्टी एट द टाइम ऑफ लीग ऑफ नेशन एंड देयर इज अ कंडीशन दैट लीग ऑफ नेशन शैल रेफर द मैटर टू परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द पार्टी ऑफ ट्रीटी आर आल्सो द पार्टी टू द प्रेजेंट स्टैट्यूट, देन द मैटर शैल रेफर टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसमें बताया गया है कि जब कोई ट्रीटी या कन्वेंशन होता है पार्टीज़ द्वारा, जो कि लीग ऑफ नेशन के टाइम पे था, तब एक लीग ऑफ नेशन ने कंडीशन रख रखी थी कि वो जो मैटर होगा, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। तब परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस थे, तब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं था। द पार्टी ऑफ द ट्रीटी आर आल्सो द पार्टी ऑफ द प्रेजेंट स्टैट्यूट। तो उस ट्रीटी की जो पार्टी होती थी वही प्रेजेंट स्टैट्यूट की पार्टी रहेंगी। देन दी मैटर शैल बी रेफर टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उसके बाद जो भी डिस्प्यूट होगा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में
रेफ़र कर दिया जाएगा। और 14 अगस्त 1946 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जुरिडिक्शन एक्सेप्ट किया था। और इंडियन डिक्लेरेशन द्वारा इंडिया ने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक्सेप्ट किया था 15 सितंबर 1974 को बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उस पर अपने साइन किए थे। अब हम देखते हैं स्टेट पार्टीज़ जो थी, मतलब इसमें ये होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो जैसे इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो इंडिया और चाइना के बीच जो भी डिस्प्यूट होगा वो पहले तो इंडिया और चाइना ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी वो नहीं होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और उस जो बेंच होगी उस बेंच में कोई भी इंडिया और चाइना का जज नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं आगे, जो कि है हमारे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सोर्सेज हैंगे, जो कि हमें आर्टिकल 38 में दिया गया है ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट और स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज इसमें बताए गए हैं कि जिससे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने डिसीजन देती है या उनके डिसीजंस को भी लॉ माना जाता है कई बार। तो हम पढ़ते हैं इन्हें इंटरनेशनल कन्वेंशन एस्टेब्लिश्ड रूल्स। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन द्वारा जो एस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं वो एक तो वो होंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के sources of law and international custom, such international custom which have been admitted in general practices in law। तो कुछ इंटरनेशनल कस्टम्स भी हो सकते हैं और वो इंटरनेशनल कस्टम जो कि जनरल प्रैक्टिस द्वारा किए जा रहे हैं वो भी ICJ के सोर्सेज हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हैं जो कि मान लीजिए नेचुरल जस्टिस है, रेस जुडिकाटा है, एस्टॉपेल है, तो ये तो नेचुरल जनरल प्रिंसिपल हैं लॉ के, तो ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सोर्सेज हैं। तो जुडिशल, अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे, जो फोर्थ सोर्स है इसका, जुडिशल डिसीजन एंड ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट विच हैव बीन कंसिडर्ड एज बाइंडिंग। तो जुडिशल डिसीजन जो ICJ के हैं वो भी सोर्सेज माने जाएंगे और ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट, और जो जूरिस्ट होते हैं हमारे उनके जो ओपिनियन होते हैं उनको भी सोर्सेज माना जाएगा। डिसीजन ऑफ कोर्ट शैल नॉट हैव अ बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट अपॉन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। और हमें आर्टिकल 59 ऑफ चार्टर में दिया गया है जो भी डिसीजन होगा कोर्ट वो बाइंडिंग फोर्स नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में मान लीजिए डिस्प्यूट हुआ है और वो डिस्प्यूट के ऊपर अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो वो डिसीजन फिर इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट के ऊपर वो बाध्यकारी नहीं होगा, वो सिर्फ इंडिया और चाइना के ऊपर ही बाध्यकारी होगा, मतलब वो उसी के ऊपर माना जाएगा, बाइंडिंग फोर्स रखेगा। ये मैंने नीचे एक एग्जांपल भी दिया है, सेम एग्जांपल है। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ सोर्स पे। फिफ्थ सोर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक्स इक्वो एट बोनो। ये हमारा एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस। और इसमें जो है कि ये मतलब जस्टिस के ऊपर, जस्टिस के आधार पर, इक्वेलिटी के आधार पर, गुड कंशियंस के ऊपर भी कोर्ट कभी कभी डिसीजन देती है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। कोर्ट कैन एक्ट गोइंग आउटसाइड द realm of law for reaching its decision on the basis of good faith and good conscience which may be independent and even contrary to law। तो कोर्ट कभी कभी ऐसे भी डिसीजन दे देती है कि वो जस्टिस होना चाहिए उसके साथ, तो जस्टिस के लिए भी देती है, इक्विटी के लिए भी देती है, गुड कंशियंस के लिए भी देती है, और वो कभी कभी लॉ के खिलाफ भी हो सकता है डिसीजन, क्योंकि कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट है। ये एक्स इक्वो एट बोनो का बताया था मैंने। अब हम आ जाते हैं बाइंडिंग फोर्स ऑफ द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर मान लीजिए कि कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, और वो डिस्प्यूट एक कंट्री और दूसरी इंडिया और चाइना के बीच में होता है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंडिया के फेवर में डिसीजन दे देती है और चाइना वाले उसे नहीं मानते हैं, तो उस डिसीजन का बाइंडिंग फोर्स क्या होगी उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि हमें आर्टिकल 59 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट में दिया गया है। एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 59 ऑफ ICJ दीज डिसीजन हैव नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट टू द पार्टीज टू डिस्प्यूट। तो पार्टीज टू डिस्प्यूट है उसके ऊपर ही बाइंडिंग फोर्स होगी डिसीजन की, बाकी और किसी के ऊपर नहीं होगी। एंड स्पेसिफिकली इन रेस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर केस ओनली, और पर्टिकुलर केस के ऊपर ही उसकी बाइंडिंग
होगी, बाइंडिंग फोर्स ऑफ डिसीजन होगी, बाकी और किसी पे नहीं होगी। दीज जजमेंट आर नॉट अपीलेबल, और जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की डिसीजन है वो अपीलेबल नहीं है, इनकी कोई अपील नहीं होती है, इनका रिवीजन होता है मगर अपील नहीं होती है। जजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ फाइनल एंड नो अपील इज़ परमिसेबल, कि तो जजमेंट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का होता है वो फाइनल होता है और उसकी कोई अपील परमिसेबल भी नहीं होती है। इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट regarding meaning and scope of judgment on the application of parties to dispute, in ICJ may construe the judgment and explain its scope and meaning that is in Article 60। तो अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, कोई मीनिंग के रिगार्डिंग कुछ होता है कि मीनिंग और स्कोप ऑफ द जजमेंट के रिगार्डिंग कुछ अगर पार्टीज़ कहती हैं तो वो उस जजमेंट को रिवीजन हो सकता है, वो जो कि आर्टिकल 60 में दिया गया है, जो कि स्कोप और मीनिंग के ऊपर ही होगा। अब हम आगे आ जाते हैं जो कि है रिवीजन ऑफ जजमेंट। तो रिवीजन ऑफ जजमेंट हैगा उसमें वो है आर्टिकल 61 में, पावर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू रिवीजन। तो रिवीजन ऑफ जजमेंट अब हम पढ़ेंगे। रिवीजनल पावर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मे बी डन बाय कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी ऑफ द डिस्प्यूट। तो रिवीजन पावर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है मे बी डन बाय कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी ऑफ द डिस्प्यूट ऑन द ग्राउंड that some substantive facts are discovered for such a nature which can affect the validity of judgment and which could not come into the knowledge of due diligence. Moreover, such facts were not in the knowledge in court too। अगर उन डिसीजन का ही रिवीजन होता है इसमें जिन डिसीजन के बारे में मान लीजिए कुछ फैक्ट एक उभर के आ गया, मान लीजिए कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया और उसके बाद कोई फैक्ट उभर के आ जाता है और फिर पार्टीज़ ऑफ द डिस्प्यूट उसे बताती हैं कोर्ट को, और कोर्ट को भी उस फैक्ट के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो कोर्ट उस डिसीजन का रिवीजन बिल्कुल करता है, जो कि हमारे आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। आर्टिकल 59 एंड 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट प्रेसिडेंट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ लॉ। तो प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन है जो हमारा है एज पर आर्टिकल 38 क्लॉज 2 एंड द पावर एंड द जुरिडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। तो ICJ के जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो पावर है वो 3 प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। और इन्हीं 3 प्रिंसिपल के द्वारा शैल नॉट बी प्रिवेंटेड टू यूज़ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस इवन दो देयर इज स्पेसिफिक लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो कोई भी डिसीजन जो होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस पे होगा, इस बावजूद कि कोई उसके ऊपर स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है। उस स्पेसिफिक लॉ के द्वारा अगर कोर्ट डिसीजन देगी तो वो डिसीजन किसी कंट्री में तो सही होगा और किसी कंट्री में वो गलत भी माना जा सकता है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो मैक्सिमम डिसीजन इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस के ऊपर देती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।